नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ हम लिए चलते हैं और ख़ास तौर पर अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये इत्तलात आ रही है कि उन्होंने वहाँ की जो तालीमी महकमा तालीम है और उस पर यानी उसे बर्खास्त करने के लिए जो अहकामात होते हैं उस पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी सदर का ये कहना है कि अमेरिकी बच्चे जिनके बारे में बारक हुसैन ओबामा का कहना था कि अमेरिकी बच्चों को अगर मुकाबला है इस दुनिया में किसी दूसरे मुल्क के बच्चों से तो वो मुल्क है हिंदुस्तान और चीन। लेकिन अब ट्रंप कहते हैं कि अमेरिकी बच्चों की जो बुनियादी रियाजी है या बेसिक मैथमेटिक्स है वो बहुत कमज़ोर है। ऐसे में महकमा तालीम तमाम यानी बच्चों को मियारी तालीम फराहम करने में नाकाम रहा है। एक बात हुई है और दूसरी अहम बात आपको बता दूं कि जहाँ तक दिल्ली हाई कोर्ट का सवाल है, दिल्ली हाई कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फैसले किसी न किसी दबाव में दिए जाते हैं, या हम नहीं कहते बल्कि मुमताज़ जो कानूनदा हैं वो कहते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बातें मंजरेआम पर आई रही है कि हिंदुस्तान का जो अदलिया है वो दबाव में काम कर रहा है। तो बहरहाल हम अदलिया का एहतराम करते हैं, ताहम इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह की बातें हो रही हैं उस पर भी गौर करना ज़रूरी है। तो बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, आपको बता दूं कि होली के दिन उनके घर में आग लग गई थी, यानी सरकारी बंगले में आग लग गई थी, जिसके नतीजे में वहाँ फायर टेंडर्स को तलब किया गया था। फिर फायर टेंडर्स ने पुलिस को तलब किया और वजह ये थी कि वहाँ पर बेतहाशा रकम पाई गई थी। आखिर ये रकम कहाँ से आई थी ये भी एक सवाल है। लेकिन आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना के ज़ेर क़यादत काम करता है उसने जस्टिस यशवंत वर्मा का दोबारा तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया है। तो बहरहाल ये खबर है। लेकिन जहाँ तक नागपुर का सवाल है, नागपुर में इज़्तिराब आमेज़ सुकून पाया जाता है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ किस तरह फसाद फूट पड़ा था, ख़ासतौर पर उस वक्त जबकि औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा के ख़िलाफ़ यानी उनकी ख़बर को मुनज़्ज़म करने के लिए एक हुजूम मुतालबा कर रहा था। आप अंदाज़ा कर कीजिए कि नागपुर जो आरएसएस का हेडक्वार्टर कहलाता है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि नागपुर एक ऐसा शहर है जहां 300 साल से कोई भी दंगा या फसाद नहीं हुआ था। इस मरतबा औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा को लेकर वहाँ फसाद हुआ है, जबकि औरंगज़ेब नागपुर और औरंगाबाद का फासला काफ़ी दूर है। उसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने जिस अंदाज में कार्रवाई की और वहाँ पर ये कहा जाता है कि एक सब्ज पर यानी ये कपड़े को जलाया गया जिस पर कलमा तहरीर था, तो उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह के हालात पैदा हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि तमाम यानी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स तमाम के तमाम चीखने लगे, चिल्लाने लगे और अजीब गरीब बातें करने लगे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जहाँ पर तासुब हो, जानिबदारी हो, तो वहाँ इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अब नागपुर के मुसलमानों ने यह मुतालबा किया है हुकूमत से कि सारे मामले की गैर जानिबदाराना और गैर मुतासिबाना तहकीकात की जाए और पुलिस के किरदार को भी मुसलमानों ने शक व शुबे की नज़र से देखा है और कहा है कि अगर पुलिस बर वक्त हरकत में आती तो इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। तो बहरहाल नाज़रीन ये खबरें हमारे पास हैं। हम चलते हैं अशर यासिर की तरफ और जो पहली खबर है, हम पहली खबर ट्रंप के बारे में हमने आपको बताई थी, लेकिन हम ट्रंप के बारे में जो खबर है उस पर तबसरा नहीं करेंगे या फिर आपको नहीं बताएंगे, बल्कि पहली खबर हम आपको नागपुर से ताल्लुक़ से बताएंगे। तो बहरहाल अशर यासिर जो इसमें एक नया टर्न आया है, नया मोड़ आया है इस खबर में, वो ये है कि नागपुर फसादात के सिलसिले में 100 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है। आप मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करते हैं, मुसलमानों पर हमले करते हैं, फिर मुसलमानों को जख्मी करते हैं, मुसलमानों को कत्ल करते हैं और गिरफ्तार भी मुसलमानों को करते हैं। ये इंसाफ है या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जिस तरह से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पे आरोप लगे थे, उनके 8-10 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया था और उनको भी बाद में छोड़ दिया गया है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि यहाँ हिंदुस्तान में कोई भी दंगा होता है तो उसे एक धर्म से जोड़ा जाता है और वो धर्म है मुसलमान। मुस्लिम जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उससे जोड़ दिया जाता है। हर दंगे के पीछे एक सबसे बड़ी साजिश ये बताई जाती है कि ये मुसलमानों ने किया है।
लेकिन इस देश के लोगों को ये भी जानना चाहिए कि अगर आपको ये लगता है कि सारे दंगे मुसलमान करते हैं, तो जो ऐसी जो क्या बोलते बस्तियां हैं जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत है और वहाँ पे हिंदू कम है, तो वो कैसे जी रहे हैं फिर? जी हाँ, जी हाँ। एक परसेप्शन नेताओं के ज़रिए ऐसा बनाया गया है, एक परसेप्शन जो है मीडिया, जो दरबारी मीडिया है इस वक्त, उसके ज़रिए ऐसा बनाया गया है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। इसी दौरान बहुत सारी ऐसी ख़बरें सामने आई हैं जिसमें नागपुर वायलेंस का जिक्र किया गया है। और नागपुर वायलेंस से रिलेटेड एक सबसे बड़ी खबर ये है सर कि कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें बार बार एक ट्रक पे जो है दिखाया जाता है कि इस ट्रक में जो है भर के लोग उसमें पत्थर लेके आए थे, पूरी तैयारी से आए थे, और उस ट्रक पे ऊपर लिखा हुआ था NMC, यानी नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जी जी। तो ये कौन चला रहा है फिर? NMC का ट्रक वहाँ खड़ा हुआ है, उस पर हर बार फोकस किया जा रहा है कि इसमें पत्थर भर के लाए गए थे, तो NMC का ट्रक कौन चला रहा है? NMC का ट्रक मतलब आप देखिए कि वो एक संस्था है, ठीक है, उसका ट्रक आया है, तो वहाँ पे इसका मतलब फिर साजिश किसी और तरफ से हुई है। जी जी। और जिस तरह से आपने अभी कहा कि एक सब्ज जो है वो चादर जलाई गई थी, उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह है। हालांकि उसके वीडियोस सामने आ रहे हैं, उसके फोटोज सामने आ रहे हैं, लेकिन आप मानने को राजी नहीं है। और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि अगर एक वो हैं सर MLA जिनका ये कहना है गोरखपुर में एक हॉस्पिटल बनना है, उनका ये कहना है कि इसमें मुसलमानों के लिए अलग विंग करिए ताकि हिंदू सुरक्षित रह सके। तो आप ये देखिए कि एक तरफ ऐसी चादर जलाई जा रही जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि क्या बोलते हैं, कुरान की कुछ आयत थी शायद उसमें जी हाँ, जी हाँ। वो लिखी हुई थी, वो चीज़ें जलाई जा रही हैं। उसके बाद ये साफ चीज़ें सामने आ रही हैं, फोटोज़ आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं कि वो चादर जलाई जा रही है। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो एक अफवाह फैलाई गई थी। और आपने देखा होगा कि औरंगजेब की बात हो रही है और पुतला किसी और का फूका जा रहा है, हालांकि उनको ये नहीं पता कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। जी जी। ठीक है, टीपू सुल्तान का पुतला फूक रहे हैं सर वो। अफसोस की बात यह है, और आपको बता दूं कि जहां तक शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का सवाल है, उसका एक तर्जुमान है सामने में एक इदारिया छाया हुआ है जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है छत्रपति शिवाजी ने ख़ास तौर पर अपने लोगों को ये कहा था, अपने फौजियों को, अपने यानी जंगजों को ये कहा था कि अगर कुरान मजीद का नुस्खा कहीं पर तुम्हें मिलता है तो वो बाइज़्ज़त बावक़ार अंदाज में वो मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। ये छत्रपति शिवाजी का सवाल है, और उसमें लिखा है सामना में कि ये छत्रपति शिवाजी ये करते हैं, लेकिन जो फ़िरक़ापरस्त हैं और फाशिस्ट जो हैं वो कुरान मजीद के नुस्खे को जलाते हैं, ये कहा गया है। बिल्कुल सर, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको ना छत्रपति शिवाजी से कोई मतलब है, ना हिंदू धर्म से कोई मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है। उन लोगों को और जो ये लोग दंगा करने आगे जा रहे हैं ना, उन्हें इनसे भी कोई मतलब नहीं है सर। जी जी। अभी हमने दिल्ली दंगों में देखा था कितने लोग अभी तक गायब पड़े हुए हैं, जी जी। जिनके घर वाले ढूंढ रहे हैं। अभी हमने कुंभ में देखा कितने लोग अभी भी गायब पड़े हुए हैं, जिनके घर वाले ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह आपने बोला कि शिवाजी ने कहा था कोई भी कुरान का पन्ना अगर आपको मिल जाए, पेज मिल जाए, तो आप उसको अलग रख दीजिए उठा करके। इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। अगर उनका एक आप देखिए कि हर जगह कोई ऐसा लीडर है जो बयान दे रहा है। जी जी। और अभी एक रिपोर्ट सर, और मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली दंगों से रिलेटेड एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों के दौरान ऑटो चालक बब्बू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 11 लोगों को बरी कर दिया। ठीक है, अदालत ने आरोपियों को ये कहते हुए बरी किया था कि अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और असल में वो लोग पीड़ित व्यक्ति के लिए सहानुभूति मतलब उसकी मदद करने के लिए आए थे, वो पीड़ित व्यक्ति के हमदर्द थे। और जिन लोगों को जो है उसमें बरी किया गया उनके नाम है रिजवान, इसरार, तैयब, इकबाल, जुबैर, मारूफ, शमीम, आदिल, शाहबुद्दीन, फरमान और इमरान। और जिन लोगों को इसमें जो है आरोपी बनाया गया उनके नाम है राहुल, संदीप, हरजीत सिंह, कुलदीप, भारत भूषण, धर्मेंद्र, सचिन गुप्ता और सचिन रस्तोगी। कोर्ट खुद ये चीज़ें बाहर कर रहा है। जिस तरह आपने बोला अभी कि एक जज साहब के यहाँ बहुत पैसा निकला है, बहुत पैसा मिला है। हमारी देश की अदालत पे सॉरी हमारे देश के जो जज हैं या हमारी अदलिया ही हम कह लें कि अपोजिशन ने हमेशा इल्ज़ाम लगाया। अपोजिशन का ये कहना है और अपोजिशन का इंटरनेशनली ये कहा जा रहा है कि यहाँ की जो अदालत है वो कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षण के हिसाब से काम कर रही है। उस पर सत्ता वो जो भी क्या बोलते हैं वो, में है। हाँ नहीं मतलब वो जो भी फैसले दे रही है उसका कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिव वो जा रहा उधर।
जिस तरह से हमने देखा कि जो बाबरी मस्जिद का जो वो दिया गया था, उसमें भी सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग ये चाह रहे थे, इस वजह से वो दिया गया लोगों की भावनाओं पे। हालांकि वहाँ पे कुछ भी ऐसा सामने आया नहीं था। और यही चीज़ अभी ये संभल में फिर करना चाह रहे हैं, क्योंकि संभल की जो शाही वो मस्जिद है, जामा मस्जिद है, उसको भी अब इन्होंने विवादित ढांचा लिखना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, देश में इस वक्त बीजेपी सिर्फ ऐसे माहौल बना रही है जो है लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होंगे, और जिससे कहीं ना कहीं लोग जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं, जो हमारे मसाइल हैं, उनसे कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, और अगर हम भटक गए तो उनका रास्ता आसान हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक मसाइल का सवाल है, हिंदुस्तान कई मसाइल में घिरा हुआ है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ फ़िरका परस्ती अपने उरूज पर पहुँच गई है, यानी नुक्ते उरूज पर पहुँच गई है। नतीजे में हुकूमत को कुछ असर नहीं हो रहा है, बल्कि जो अवाम है वो काफ़ी परेशान है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि अगर नागपुर में फसाद होता है और उस सिलसिले में सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारी अमल में आती है, तो ये बड़ी शर्म की बात है। ये पुलिस पर, कानून निफाज कानून की एजेंसियों पर, अदलिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसा कि आयशर यासिर ने जिक्र किया है दिल्ली फसादात का, तो दिल्ली फसादात में जो लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हैं, उसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। जिनका ज़बरदस्त माली नुकसान हुआ, उसमें भी मुसलमानों की अक्सरियत थी। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा अगर गिरफ्तारियाँ हुई है तो मुसलमानों की है, और शर्म की बात है। मैं समझता हूँ कि जो यानी हुकूमती इदारे हैं, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। इसलिए डूब मरना चाहिए कि आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है दिल्ली फसादात के मुतासरीन को। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह की ये हुकूमतें चल रही है, किस तरह का तासुब और किस तरह की जानिबदारी बढ़ती जा रही है, रवा रखी जा रही है। ये देखने वाली बात है। तो ऐसे में ये कहना कि अगर आप अच्छी तवक्को रखते हैं निफाज कानून की एजेंसियों से, तो फिल वक्त फजूल दिखाई देता है। ये देखिए, अगर जहाँ इंसाफ होगा तो यकीन मानिए वो माशरा फल फूल सकता है, वरना जहाँ इंसाफ ना होगा, इंसाफ का कत्ल किया जाएगा, तो उस माशरे में कई बुराइयाँ पैदा हो सकती हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे का जो फैसला आया है वो किस तरह आया है, आस्था की बुनियाद पर आया है। और शर्म की बात यह है कि फैसले जो होते हैं वो आस्था की बुनियाद पर नहीं होते हैं। कानून की किताबें पढ़ने वालों से भी हम ये कह सकते हैं पूरे चैलेंज के साथ कि आस्था की बुनियाद पर फैसले नहीं होते, बल्कि दलाइल की बुनियाद पर फैसले होते हैं, शवाहिद की बुनियाद पर फैसले होते हैं, सबूतों की बुनियाद पर फैसले होते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि सिर्फ आस्था की बुनियाद पर, जज्बात की बुनियाद पर, एहसासात की बुनियाद पर फैसले होने लगे हैं, और वो फैसले मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। और कई ऐसे फैसले हैं जिसमें यानी जानिबदारी झलकती है, जिसमें तासुब झलकता है, और जिसमें ऐसा लगता है कि हुकूमतों का दबाव शामिल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीबीसी ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ से इंटरव्यू लिया है, जिसमें उन्हें लाजवाब भी कर दिया है। चंद्रचूड़ परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? इसलिए कि वहां के जब रामागनिगार ने पूछा, इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि क्या अदलिया पर हुकूमत का दबाव नहीं है, क्या अदलिया में एक मखसूस तबके का यानी उसका तसल्लुत नहीं है, तब कहीं जाकर वो परेशान हो गए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आलमी सतह पर यह महसूस किया जाने लगा है कि जिस तरह दाखिली सतह पर महसूस किया जा रहा है, उसी तरह आलमी सतह पर यह महसूस किया जाने लगा है कि अब फैसले भी तासुब और जानिबदारी की बुनियाद पर होने लगे हैं। मिसाल के तौर पर संभल मस्जिद है, जामे मस्जिद है, कदीम तरीन मस्जिद है। बाबरी मस्जिद की जो उम्र थी वही उम्र उस मस्जिद की है, लेकिन आप देखेंगे कि फिरका परस्त दरिंदों ने किस तरह संभल को मस्जिद को एक मसला बना दिया। और अब अदालत देखिए आप क्या क्या कहती है, वो मुतनाज़ा ढांचा कहती है, जबकि वो मस्जिद है। ढांचा तो वो होता है जो गैर कानूनी तौर पर सड़कों पर तामीर कर दिया जाता है। खुद हैदराबाद में आप देखिए कि कई ऐसे मकामात है जहां पर गैर कानूनी ढांचे तामीर कर दिए जा रहे हैं। हद तो यह है कि सड़कों पर इस तरह की यानी कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। ना पुलिस देख रही है, ना बल्दिया देख रहा है, ना कोई देख रहा है, बल्कि इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियां, गैर कानूनी तामीरात, गैर कानूनी ढांचे वजूद में आते जा रहे हैं। तो बहरहाल हम संभल की बात कर रहे थे, नागपुर की बात कर रहे थे। नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और आरएसएस की जो हुब्बुल वतनी है वो सब पर वाज़ेह है। ये अपने आप को कौम परस्त कहते हैं, क्या वो हकीकत में कौम परस्त है? इस बारे में भी बेशुमार सवालात उठे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ग्रॉक जो है वो आज आर्टिफिशियल जो प्लेटफॉर्म है, या चैट जीपीटी का जैसा जिस तरह का यानी ऐप है, उसी का तरह का ये ऐप है। उसने तो अब ऐसा लगता है कि इनकी धोती खोलना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल सही, जैसे आपने बोला कि धोती खोलना शुरू कर दिया। कल किसी ने पूछा था कि हिंदुस्तान में जितने दंगे होते हैं उससे बीजेपी को नुकसान होता है फायदा?
तो ग्रोक ने एक बहुत लंबा चौड़ा उसने जवाब दिया, और हिंदी में ही दे रहा है सर वो जवाब। हिंदी में भी दे रहा है, हाँ, हिंदी में भी दे रहा है, ठीक है। उससे अगर हिंदी में सवाल पूछो तो हिंदी में जवाब देता। तो उसने एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल दिया उनको निकाल के, और उसमें लिखा हुआ है कि इस देश में जितने भी यहाँ पे जितने भी दंगे होते हैं हिंदुस्तान में या भारत में, वहाँ उन दंगों से सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को होता है। उसका रीज़न ये है कि बीजेपी इन दंगों का फ़ायदा उठाती है, और हालांकि यहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है या और विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इन दंगों को कम कराने के लिए, वो लोगों को आपस में जोड़ने के लिए काम कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा इससे बीजेपी को हो रहा है, या बीजेपी इससे ज़्यादा फायदा उठा रही। रीज़न ये कि बीजेपी के पास जो लोग हैं वो एक ही इंसान की भक्ति में लीन है। जी जी जी, मतलब वो अंधभक्त है, शख्सियत परस्ती में मुब्तला हैं। और जो पार्टियां हैं उनके लोग इस तरह के नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी अच्छाई और बुराई पे काम करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं सर, बिहार में भी ये हाल है कि बिहार में जो लोग आरजेडी को चाहते हैं वो कभी पलट जाते हैं, जेडीयू पे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोदी भक्त, कोर मोदी भक्त होते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। उनके लिए मोदी जी भगवान है। हमने देखा होगा कई सारी फोटोज लेकर के कोई रो रहा है कि हमने दर्शन कर लिए, किसी ने बोला कि हमने छू लिया उनको। ये मतलब एक देखा जाए तो इस देश के सबसे बड़े लीडर बनने की कोशिश की जा रही है। जैसे अपोजिशन हमेशा कहती है कि आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाह रहे हैं। आप भले यहाँ से लेकर के आप जो है 10 साल और राज कर लें, हालांकि उनकी एज भी अब कंप्लीट हो रही है आरएसएस के हिसाब से, तो अब ये भी एक टेंशन हो गई है। लेकिन आप चाहे 10 साल तक भी राज करें, लेकिन आप उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे जिस तरह से नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, या अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो उस दौरान भी उनकी जो भाषा होती थी उसमें थोड़ी सी मिठास तो सर होती थी उस दौरान। नहीं, और दूसरी बात वहाँ पर जो होती वाजपेयी की जो भाषा होती थी या वाजपेयी की जो ज़बान व बयान होता था, उनका लब व लहजा होता था, वो कभी किसी को तकलीफ पहुँचाने वाला नहीं होता था। जबकि हमारे मोदी जी बात करते हैं तो कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हैं, और बेशर्मी की हद ये है कि आप देखेंगे दरअंदाजों की बात करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों की बात करते हुए एक मखसूस मजहब को निशाना बनाते हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर के लिए ये जेब नहीं देता, ये सूट नहीं करता, ये मौजू नहीं है कि वो इस तरह की इश्तियाल अंगेज बातें करे, नफरत फैलाने वाली बातें करे। अगर अदालतों के हिसाब से देखा जाए तो फिर वो भी एक यानी मुल्जिमीन के कटहरे में ठहरने के काबिल हो जाते हैं। देखिए जी, सॉरी सर रोक रहा हूँ मैं जी। देखिए रीज़न ये है कि देश के जो इससे पहले के प्रधानमंत्री गुजरे हैं सारे, उनमें बात करने की तमीज़ हुआ करती थी, वो एजुकेटेड थे, ठीक है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह साहब जब प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद से आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और आप जब हमने तो हम लोग उस वक्त टीवी पे ही देखते, जब मनमोहन साहब जो है इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो जाते थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, और जब वापस आते थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। लेकिन अब तो जाते हैं, हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं, आते हैं तो नड्डा साहब फूल लेके खड़े होते हैं, वो आ जाते हैं, बस यही चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ तक आपने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ये होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं होती है, जो इंटरव्यूज होते हैं जिसमें सवालात किए जाते हैं, इतने गंभीर सवालात, इतने संगीन सवालात किए जाते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म से पूछा जाता है कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। तो ये कितना बड़ा संगीन सवाल है। अब अंदाज़ा कीजिए कि कितना बड़ा मसला हिंदुस्तान को दरपेश है। हिंदुस्तान को भूख का मसला दरपेश नहीं है, और यहाँ पर जो आप थकते क्यों नहीं, ऐसा सवाल किया जाता है। आप सोते क्यों नहीं, आप जागते क्यों हैं, इस तरह के सवालात किए जाते हैं। कितना बड़ा मसला हिंदुस्तान को है वज़ीर आज़म के इन हरकतों से, आप अंदाज़ा कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक वज़ीर आज़म से सवाल किया जा रहा है कि आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, तो उससे आम गरीब आदमी का क्या ताल्लुक़ है। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि गरीब आदमी महंगाई की वजह से आम खरीद कर नहीं खाता, और हमारे एक फिल्म स्टार कहता है, वज़ीर आज़म सवाल करता है कि आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। तो वज़ीर आज़म को आम का मज़ा भी मालूम है, लेकिन गरीब आदमी उस आम के मज़े से भी यानी महरूम है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान को गुर्बत का मसला है, हिंदुस्तान को बेरोजगारी का मसला है, और ख़वातीन के खिलाफ जराइम में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। और हिंदुस्तान को आप देखेंगे कि ज़ात पात पर मबनी इम्तियाज़ का मसला है, मज़हब के बुनियाद पर या मजहबी खतूत पर लोगों को तकसीम करने का जो मसला है उसका मसला है। लेकिन यहाँ कोई नहीं देख रहा है कि क्या मसाइल है, बल्कि यहाँ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, और आवाम को जानबूझकर ऐसे मसाइल में
यानी गर्क कर दिया जा रहा है, जिसका हिंदुस्तान की तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। औरंगजेब को इस दुनिया से पर्दा फरमाए या इस दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 400 साल हो रहे हैं, उसके बावजूद बीजेपी के लिए औरंगजेब ऐसा लगता है कि अब नया हथियार बन गया है और वो अक्सरियत को अपनी जानिब करने की पूरी कोशिश कर रही है। जबकि आप देखेंगे कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो सियासी थे, कोई मजहबी इख्तलाफात नहीं थे। और इसकी सबसे अहम वजह बताता हूं कि छत्रपति शिवाजी की फौज में बेशुमार मुस्लिम कमांडर थे, बेशुमार मुस्लिम फौजी थे, जबकि औरंगजेब की फौज में बेशुमार मराठे और राजपूत कमांडर्स खिदमात अंजाम दिया करते थे। और आपको बताना यह जरूरी है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था औरंगजेब अलैहिर्रहमा का, आलमगीर का, उसमें तकरीबन 31% राजपूत और मराठे हुआ करते थे। सर जिस तरह आपने अभी एक हिस्ट्री बताई है थोड़ी सी, आपको क्या लगता है कि ये हिस्ट्री जो है ये आजकल के बच्चों को बताई जाएगी? नहीं बताई जाएगी, बिल्कुल आप देखेंगे। आरएसएस की तरफ से जो हिस्ट्री तैयार की जा रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें हटाई जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो फैक्ट है वो हटा दिए जा रहे, अपने हिसाब से चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। अच्छा, तो एक बात बताता हूँ मैं। अब मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ों से अगर कोई वजीफ़ा लेता है या पेंशन लेता है और ये कहता है कि हिंदुस्तानियों से, अपने कारकुनों से ये कहता है कि तुम हिंदुस्तान छोड़ दो, तहरीक में हिस्सा ना लो, तो क्या वो हिंदुस्तान का कौम परस्त हो सकता है? क्या वो शख्स हिंदुस्तान का मुहिब वतन हो सकता है? क्या वो तंजीम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाली हो सकती है? ये इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ेंगे, लेकिन हम बताते हैं ग्रॉक ने क्या जवाब दिया इस सिलसिले में। जब उनसे पूछा गया तो सावरकर के बारे में ग्रॉक का कहना था कि वो अंग्रेज़ों से माहाना 60 रुपये वजीफ़ा हासिल करते थे और उन्होंने कई मरतबा माजिरत खाई भी कर ली थी अंग्रेज़ों से। और इसके अलावा आरएसएस ने वाज़े तौर पर अपने कारकुनों को ये हिदायत दे रखी थी कि वो गांधी जी की हिंदुस्तान छोड़ दो जो तहरीक है उसमें शिरकत ना करें। और आपको नाज़रीन बता दूं कि हिंदुस्तान छोड़ दो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा देने वाला कोई आरएसएस का लीडर नहीं था, गोवलकर नहीं था या फिर सावरकर नहीं था, बल्कि आपको बता दूं कि वो मेहर अली थे। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने अभी बात की, कल ही एक पॉलिटिशियन थे जो एक प्रेस उसमें बैठे हुए थे टीवी डिबेट में, उन्होंने भी इसी बात को कहा था। उन्होंने कहा था बीजेपी कभी ब्रिटिश जो राज था उसके बारे में बात नहीं करती है कि उसने कितने यहाँ पे जुल्म किए, चाहे वो जलियांवाला बाग ले लीजिए आप, कितना बड़ा वो एक वो था कि उसमें भी सिख और मुसलमान मारे गए, सिख और मुसलमान मारे गए। ठीक है, आप तो कहीं नहीं थे ना वहाँ पे, आरएसएस के जितने भी लोग थे वो कहीं नहीं थे वहां पे। ठीक है, वो जंग आज़ादी में बस हाँ आते थे कि हाँ ये ना हो हमारे पे एक वो वाला धब्बा, हालांकि लगा हुआ तो है आप पे कि आप जो है बिल्कुल मुखबिरी भी करते थे, आप उनका सपोर्ट करने की भी बात करते थे। तो आपने अपने लोगों को बोला हुआ था कि इनकी जो रैलियां हैं जो जो इनकी हाँ तहरीक हो रही है भारत छोड़ो वाली, इसमें कम लोग जाओ, हाँ जा करके देख के चले, मतलब सरसरी निगाह मार के चले जाओ, ताकि ये ना कहा जाए कि हम गए नहीं थे वहां पे। लेकिन चीजें सामने आ जाती हैं। तो वही वो कह रहे थे कि इस देश में इतने साल जो है अंग्रेजों ने राज किया है, आप उस पर बात क्यों नहीं करते? आप उससे पहले वाली पे बात कर रहे हो, आप उसके बाद वाली पे बात करो कि नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बनी तब ये हुआ, आप उससे पहले मुगल जब थे तब ये, और बीच वाला कहाँ खा जाते हो? बीच वाले पे क्यों बात नहीं करते हो? अरे आप देखिए 200 साल अंग्रेज हुकूमत करते हैं, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा, सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन स्पैरो कहा जाता था औरंगजेब अलैहिर्रहमा के ज़माने में, उनके दौरे हुकूमत में। और जो जीडीपी था इंटरनेशनल लेवल यानी दुनिया का जो जीडीपी था उसमें 25% जीडीपी हिंदुस्तान का हिस्सा था उसमें। तो ये खुशहाली थी। और उस गोल्डन स्पैरो को यानी सोने की चिड़िया को किसने लूटा? 200 वर्ष तो अंग्रेजों ने लूटा। लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि अंग्रेजों के बारे में कुछ बोल कर देखें, या जरूरत नहीं है कि आप अपनी जबान खोलें। बस आप अगर जबान खोलते हैं तो मुगलों के खिलाफ खोलते हैं, और मुगलों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की और हिंदुस्तान को सजाया संवारा। और सबसे अहम बात बताता हूं कि 10 मुगलों की जो माएँ थी वो हिंदू थी। तो आप अंदाजा कीजिए, ये नहीं देखते ये हमारे रिश्तेदार है, ये हमारे भाई है, ये हमारे भाई बंधन है, ये नहीं देखते, बस हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। जबकि उन्हें चाहिए कि औरंगजेब की तारीख भी पढ़े। औरंगजेब का अगर ताल्लुक रहा तो उनकी जो बाई बर्थ है वो इंडियन थे और गुजरात में उनकी पैदाइश हुई। ये आप अगर उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं, औरंगजेब गुजराती हैं। बिल्कुल सर, गुजराती हैं वो। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए कि जब भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, अभी जो कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था आर्टिकल, जिसमें लिखा गया था कि हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ों ने हुकूमत की उसमें कई ऐसे उस वक्त के राजा हुआ करते थे, मुगल नहीं थे वो, राजा थे, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में अंग्रेज हुकूमत कर पाए। अगर वो राजा अपना पैतरा ना बदलते तो अंग्रेज कभी हिंदुस्तान में ना आते।
बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखिए कि जिस तरह से हम बात करते हैं कि सिंधिया खानदान जो है वो पलट जाता है फौरन, ठीक है। तो इसी तरह से और भी कई लोग ऐसे हैं जो पलट जाते हैं, लेकिन बात उन पे नहीं होती, बात सिर्फ मुगल पे होगी और वहीं पे होके ख़त्म होगी। अभी पहले बाबर का मुद्दा उठाया जाता था, फिर अकबर का मुद्दा उठाया गया, अब इनका मुद्दा उठाया गया, आगे फिर कोई और उठाया जाएगा। ये चीज़ें चलती रहेंगी। इससे आप जो है जो समाज में अभी जो चीज़ें चल रही हैं, अभी जो ज़रूरी टॉपिक है, उन सबको आप ख़त्म कर रहे हैं। अरे औरंगजेब की अगर बात करते हैं तो सती की रस्म उन्होंने ख़त्म करवाई थी औरंगजेब, इनको पता नहीं है क्या? तो बहरहाल नाज़रीन, इसी बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खत्म को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।